नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसके लक्षण हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस जरूर किए होंगे या महसूस करके उसे नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन ये नजरअंदाजी कितनी भारी साबित हो सकती है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, जिनसे बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। सरकारी आंकड़ा बताता है कि भारत में 2025 तक प्रोस्टेट कैंसर के 47,000 से ज्यादा मरीज होंगे और बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या है प्रोस्टेट कैंसर, कहां होती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके लक्षण क्या है, इलाज कैसे हो सकता है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्ता से। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्ता गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के किडनी एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा कि प्रोस्टेट शरीर में किस जगह पर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है, थोड़ी जानकारी अगर प्रोस्टेट के बारे में आप दें। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटी ग्रंथि है और जो अखरोट के करीब साइज की होती है और यह सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। यह ग्रंथि पेशाब की जो ओपनिंग है ब्लैडर की और यूरेथ्रा के बीच में होती है। क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि जिससे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी साइज़ बढ़ती है और ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर में होने के कारण यूरिन के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ग्रंथि, तो ये ग्रंथि क्या होती है, मतलब ये शरीर के बाकी अंगों से कैसे अलग है? हम बोलते हैं कि थायराइड जो है वो ग्रंथि है, ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ऑर्गन और ग्लैंड के बीच अंतर क्या होता है? ये भी एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है। ग्रंथि मतलब ग्लैंड ही बोलते हैं और इसके जो सीक्रेशंस हैं वो हमारे वीर में या सीमेन में मिक्स होके सीमेन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनसे कोई ना कोई सिक्रीशन होता है, खासतौर पर जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सभी ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। ऑर्गन में कैसे डिफरेंस करेंगे हम कि ये ऑर्गन है और ये ग्लैंड है? देखिए, ये तो हमारे जो शरीर में भगवान ने बना के भेजा है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है और कुछ को हम ग्लैंड्स बोलते हैं और ऑर्गन है, जैसे किडनी है, ब्लैडर है, ये ऑर्गन हुए। और प्रोस्टेट जो है वो एक ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब है इसके जो सीक्रेशंस होते हैं, इसलिए इसको ग्रंथि कहा जाता है। तो इससे सिक्रीशन होते हैं, इसीलिए ये ग्लैंड है। और अगर इसी ग्लैंड में कैंसर हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो उसे प्रोस्टेट कैंसर का नाम दिया जाता है। तो क्या डॉक्टर प्रोस्टेट कैंसर का खतरा सभी को है, सभी को बराबर है, मतलब किसी भी पुरुष को हो सकता है या कोई खास उम्र होती है, कोई खास वजह होती है प्रोस्टेट कैंसर के पीछे? देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि जब बच्चा पैदा होता है तो ये बिल्कुल छोटी 5 ग्राम्स या 10 ग्राम्स के आसपास होती है और यह इसी स्टेज में रहती है और एडोलेसेंस में थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन 40 वर्ष की उम्र के बाद हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शुरू हो जाता है। 80% केसेस में तो ये बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या BPH कहते हैं, लेकिन 20% केसेस में कैंसर भी प्रोस्टेट में हो सकता है। और इनिशियली स्टेज में इसका डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन यदि ये कैंसर प्रोस्टेट में बढ़ जाए, सरफेस पे आ जाए या साइज ऑफ द प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर इसमें यूरिन के सिम्टम्स होते हैं। आपने भी जिक्र किया बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का, यानी कि BPH का, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है, उसमें विस्तार होने लगता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है या फिर उसके अंदर कैंसर हो गया है, ये अंतर कैसे करेंगे? डिफरेंस करना भी तो मुश्किल होता होगा। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र के बाद यदि उसको सिम्टम्स होते हैं यूरिन के, तो हमें इन्वेस्टिगेशंस में एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। और जब हम यह टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल मात्रा इसकी शरीर में जो मानी गई है वो 4 नैनोग्राम के नीचे होती है। यदि किसी व्यक्ति का PSA बढ़ा हुआ हो और साथ में हम लोग इसका एक जो एग्जामिनेशन करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिससे हमें पता लगता है कि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ी हुई है, तो फिर हम इस व्यक्ति का फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये PSA क्यों बढ़ा हुआ है। PSA जो बढ़ता है वो इन्फेक्शन के कारण भी बढ़ सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट के कारण भी बढ़ सकता है, या कोई और इन्फेक्शन हो प्रोस्टेट ग्लैंड में तो इससे भी बढ़ सकता है। तो जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, कैंसर प्रोस्टेट के स्पेसिफिक नहीं है।
तो ये बात मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन यदि वैल्यू इसकी 4 से ज़्यादा है तो हमें सस्पिशन होता है और फिर हम इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, क्या मैं ये मान सकता हूं कि जो बीपीएच यानी बनायन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है उससे जूझ रहा कोई आदमी है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा है? जैसा मैंने कहा 40 वर्ष की उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है तो एक ही ग्लैंड में दोनों बीमारियां हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जिसको बीपीएच है उसको कैंसर ही होगा, लेकिन होने के चांसेस होते हैं। और कुछ खास रीजन है, जैसे एक तो उम्र मैंने बताई कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर प्रोस्टेट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरा ये है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी के फादर में, अंकल में, ब्रदर में कैंसर प्रोस्टेट है तो उस व्यक्ति में प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उन केसेस को हम और केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो कितना कितना योगदान होता है खासतौर पर प्रोस्टेट कैंसर में? जेनेटिक कितना ज्यादा है? अगर जैसे दादा को है तो पिता को होगा, पिता को है तो बच्चे में होगा। जेनेटिक होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कितने ज्यादा हैं? दोनों का अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो देखिए, ऐसा है कि जो किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसको 50% कैंसर प्रोस्टेट होने के चांसेस हैं सामान्य पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा। और यदि किसी के अंकल को है या ब्रदर्स को है, कजिन ब्रदर को है, तो उसको 25% चांसेस ज़्यादा होते हैं सामान्य पॉपुलेशन के। तो यदि क्लोज रिलेशन है तो ज़्यादा चांस है, डिस्टेंट रिलेशन है तो थोड़ा कम चांस है। जहाँ तक इन्वायरमेंटल फैक्टर की आप बात करते हैं तो जो हमारा डाइट है और इसमें जो हमारी रिसर्च से ये पता लगा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं या जो ओबीस हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, इनमें थोड़ा चांस जो है प्रोस्टेट कैंसर के ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के भी अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं और अगर हैं तो क्या हर स्टेज का लक्षण बदलता रहता है, उसके सिम्टम्स बदलते रहते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के भी 4 स्टेज होती है। पहला स्टेज वो है जब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर ही रहता है और प्रोस्टेट की साइज ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है यूरिन के सिम्टम्स हो सकता है यूरिन के सिम्टम्स ना भी हो, लेकिन जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है या 40-50 वर्ष की उम्र के बाद सबका हम लोग एक बार कहते हैं PSA का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो उस तरीके से यदि हम डिटेक्ट करते हैं प्रोस्टेट के अंदर तो वो स्टेज 1 होता है। इसके अलावा आजकल जो है लेटेस्ट इमेजिंग या MRI का टेस्ट भी होता है। जब हमें सस्पिशन होता है कि PSA बढ़ा हुआ है तो हम MRI का टेस्ट करते हैं। उसमें भी एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको पता लगता है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं प्रोस्टेट में कि नहीं है। यदि कुछ उसमें पायरेट्स 1-2 होता है तो चांसेस कम है, लेकिन पायरेट हाई हो तो चांसेस ज़्यादा है। और स्टेज 2 होती है जब वो प्रोस्टेट के सरफेस पे आ जाता है, और प्रोस्टेट 3 है जब वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है, सेमिनल वेजिकल है, रेक्टम है, यदि उसका इन्वॉल्वमेंट करता है तो फिर इसको स्टेज 3 बोलते हैं। और स्टेज 4 तब है जब वह शरीर के अंदर फैल जाता है, जैसे लिम्फ नोड्स हैं पेल्विक के या बोन्स। कैंसर प्रोस्टेट हड्डियों में बहुत फैलता है। जो स्टेजेस आपने बताई 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो इसका जो ट्रांजिशन है वो तेजी से होगा या धीरे धीरे होगा, ये पता लगाने की कोई टेक्निक है क्या? क्योंकि आपके क्लिनिक का दरवाजा कब खटखटाना है ये कैसे पता करें? नहीं, ऐसा है कि यदि PSA बढ़ा हुआ है और MRI के बाद भी लगता है कि कैंसर के चांस हो सकते हैं तो फिर प्रोस्टेट की हम बायोप्सी करते हैं। अच्छा। और जब प्रोस्टेट की बायोप्सी होती है तो उसमें ग्रेडिंग होती है। इसमें ग्लीसन स्कोरिंग एक स्कोरिंग पैटर्न अगेन है, और इसमें लो स्कोर का और हाई स्कोर का कैंसर होता है, जिसमें ग्रेड 3+3 6 होता है, उनको हम लो ग्रेड का कैंसर मानते हैं और इनके चांसेस स्प्रेड आउट होने के बहुत कम होते हैं। मेटास्टेसिस तो जो हमारी लिटरेचर में कहते हैं कि किसी को मेटास्टेसिस है तो उसका 3+3 नहीं होगा, वो हायर ग्रेड का होना चाहिए जी। जिसको 4+3 या 7 होता है उनमें जो है सराउंडिंग स्ट्रक्चर में कैंसर फैल सकता है, और जिनका ग्रेड 8, 9 और 10 होता है तो वो एक एग्रेसिव कैंसर माना जाता है और उसके फैलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर प्रोस्टेट कैंसर है और उसके सिक्रीशन वीर्य में मिल गए हैं और फिर अगर व्यक्ति सीमेन निकाल रहा है तो क्या उसमें कोई लक्षण नजर आता है कि प्रोस्टेट कैंसर? कोई लक्षण नजर नहीं आता है। अच्छा। कैंसर प्रोस्टेट का।
तो जैसे सेक्स जैसा जो विषय है सर बहुत ही टैबू माना जाता है, लेकिन खुलकर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर सेक्सुअल लाइफ में कोई चेंज आता है क्या कैंसर होने के बाद, लाइफ खराब होती है? जैसे मैंने अभी कहा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, तो वैसे ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सेक्स की इंटेंसिटी, सेक्स की डिज़ायर, सेक्स की फ्रीक्वेंसी, ये सब उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती है। क्योंकि एज ग्रुप सेम है, इसलिए हो सकता है किसी का सेक्स कम हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रोस्टेट कैंसर है इसलिए सेक्स हो गया है। हाँ, एक बात ज़रूर है, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि यदि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जब किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि मेरे को कैंसर है, तो वो साइकोलॉजिकली इतना डर जाता है कि मेरी ज़िंदगी में अब क्या होगा, तो फिर वो फिर सेक्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है या इंटेंसिटी है या डिज़ायर है वो कम हो जाती है। क्या लाइफस्टाइल का कोई ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसी चीज है जो सीधे तौर पर प्रोस्टेट कैंसर को ट्रिगर करती हो? खान पान का कोई असर या जो एक्सरसाइज हम करते हैं दिन भर में उसका कोई असर प्रोस्टेट कैंसर पर होता हो? देखिए, जो प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, इट इज़ नॉट ए मेटाबॉलिक डिजीज़। तो जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये जो मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड होते हैं, इसमें खान पीन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन जो हमारी रिसर्च प्रोस्टेट कैंसर में कहती है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन टू फाइंड आउट व्हाई दिस कैंसर इज़ लोअर परसेंटेज इन दिस एशियन कंट्रीज। सो वन ऑफ द फैक्टर फाउंड वाज दैट दे आर मोर वेजिटेरियन। तो इसलिए ये धारणा है कि जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं तो हो सकता है उनमें इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई होता है और उनमें फिर मेटाबॉलिज्म जो टेस्टोस्टेरोन का है उसमें फर्क पड़ता है। आपकी ये बात इस ओर इंगित कर रही है कि एथनिसिटी का भी असर होता है प्रोस्टेट कैंसर में, यानी कि कैंसर भी डिफर कर सकता है अलग अलग देशों में, मतलब खान पान के साथ साथ देशों का भी जिक्र कर रहे हैं आप। रिलीजन और रिलीजन का नहीं, एथनिसिटी का, या जैसे है कि ब्लैक अमेरिकन में सबसे हायर इंसिडेंस होता है इन कंपेरिजन टू द वाइट अमेरिकन। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में कैंसर इंसिडेंस उससे थोड़ा कम होता है। फिगर्स चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। और एशियन कंट्रीज़ में सबसे कम होता है। अभी एक और हम लोग को वो है कि हो सकता है हम एशियन कंट्रीज़ में, जैसा आप कह रहे हैं, लोग डर के मारे जांच कराने नहीं आते हैं, तो हो सकता है हम डिटेक्ट नहीं कर रहे हों। और अब जो नई स्टडीज़ हमारी आ रही हैं, ICMR ने भी यहाँ दिल्ली में कंडक्ट की है स्टडीज़। तो पहले प्रोस्टेट कैंसर आदमियों में 5th या 6th नंबर का कैंसर होता था। सबसे कॉमन, जैसे आप जानते हैं, ओरल कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। लेकिन अब जो है, जो करंट स्टडीज़ में आई है कि वी हैव फाउंड आउट कि ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर आदमियों में हो गया है। बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो भविष्य में जाके हो सकता है ये नंबर 1 प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी नंबर 1 कैंसर हो जाए आदमियों में। तो सर, किस तरह से फिर लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएं, अपने डायग्नोसिस से बचने की कोशिश न करें, और किसी तरह का कोई लक्षण महसूस हो रहा हो तो सीधे जाकर डॉक्टर से संपर्क करें? क्योंकि लापरवाही तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल साथ लेकर ही चलते हैं। कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हम उसे इग्नोर कर देते हैं। देखिए, इग्नोर नहीं करना है। यदि किसी को यूरिन के सिम्टम्स हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन पासिंग ऑफ द यूरिन, तो उनको एक बार जरूर जाके जांच करानी चाहिए। तो जो डॉक्टर्स हैं वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट की साइज और उसकी जो ग्रंथि की हार्डनेस है वो फील करते हैं। उससे उनको डाउट होता है कि कुछ साइज क्या है, ये तो वैसे भी पता लगता है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है, PSA का टेस्ट होता है, यूरिन का एग्जामिनेशन भी होता है। और यदि PSA बढ़ा हुआ है तो फिर इमीडिएटली जो है हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाई MRI, जैसे मैंने कहा है, और फिर प्रोस्टेट बायोप्सी। तो आई थिंक सो यदि ये रूटीन प्रैक्टिस में फॉलो किया जाए तो फिर अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। हम एकदम से इसको प्रिवेंट अभी नहीं कर सकते हैं, कोशिश बहुत हो रही है, कुछ नई ड्रग्स की भी जानकारी आ रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्म चीज़ नहीं है जिससे हम इसको बिल्कुल रोक सके। ठीक है, आपने पहले बताया सिम्टम्स, फिर हमने जिक्र कर लिया कि किस तरह से डायग्नोसिस हो सकता है, किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सर, अब ट्रीटमेंट पर एक बार बात कर लेते हैं। इलाज क्या हो सकता है, क्योंकि अक्सर कैंसर की ट्रीटमेंट के नाम पर कीमोथेरेपी का नाम सबसे ज़्यादा सुना है। हालांकि कीमोथेरेपी का डर कितना ज़्यादा है ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। तो कीमोथेरेपी से भी क्या इसका इलाज होता है या और भी कोई टेक्निक है इसके ट्रीटमेंट की? देखिए, जैसे हमने शुरू में बात की है कि 4 स्टेज में कैंसर होता है जी। तो जो पहली स्टेज है जहाँ पे प्रोस्टेट
जो कैंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर लोकलाइज्ड है, ऐसे डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट हम यही कोशिश करते हैं कि हम इस स्टेज में डायग्नोसिस करें, और यदि डायग्नोसिस हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट जो है रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, आजकल रेडिकल प्रोस्टेक्टमी होती है, जिसमें कि हम प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल वेजिकल और ज़रूरत हुए तो लिम्फ नोड्स भी निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जाता है सारा स्पेसिमेन, उससे एक्यूरेट स्टेजिंग उसकी पता लग जाती है। और यदि सिर्फ इसी इलाज से ये कंप्लीट, मैं क्योर वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो आदमी की होती है वो उसको मिल सकती है। और हम लोग के पास अपने खुद के पेशेंट 15, 20 साल, 30 साल के हैं जो अभी जी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु मंत्र इसमें यही है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। दूसरा इलाज है जिनको सर्जरी नहीं करानी है, एजेड है, डर लगता है, तो उनके लिए रेडिएशन थेरेपी भी होती है जी। तो ये हमारा मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी। लेकिन जिनका प्रोस्टेट कैंसर शरीर में फैल चुका है, स्टेज 4 जैसी जो हम बात कर रहे थे जी, तो उस स्टेज में हार्मोन थेरेपी होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कैंसर प्रोस्टेट उसी के कारण होता है। तो हम लोग एक उसमें जो टेस्टिस हैं जहाँ से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो निकाल सकते हैं, या आजकल बहुत सारे इंजेक्शन और टैबलेट आ गए हैं जिनके जरिए हम सप्रेशन कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, तो ये प्रोस्टेट जो कैंसर है वो श्रिंक हो जाता है। एक बात क्लियर कर रहे हैं कि अर्ली स्टेज में तो हम क्योर अचीव कर सकते हैं, बट यदि एडवांस्ड हो गया है तो फिर सर्वाइवल कम हो जाती है 5 से 10 साल, तो आजकल लेटेस्ट है। तो एडवांस स्टेज में फिर आप कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? एडवांस क्योंकि स्टेज में इम्यूनोथेरेपी सबसे का भी नाम सुना है, अगर पहले आप उसके हार्मोन बारे में थेरेपी बताएं। होती है। हार्मोन थेरेपी भी अब 2-3 टाइप के हार्मोन्स भी मिला के हम दे सकते हैं। और उसके बाद यदि जिसके जो सिम्टम्स हैं, किसी को बोन्स में पेन हो रहा है तो वहाँ पे रेडिएशन देते हैं। और अब हम हार्मोन के साथ कीमोथेरेपी भी कंबाइंड कर सकते हैं। और अब लेटेस्ट एक इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है जी, वही जो जिक्र आपने कर सुना रहा था होगा। मैं। तो हम लोग हार्मोन थेरेपी, जो ये मेडिसिन या कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी मिलाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो जजमेंट सारा डॉक्टर्स का होता है कि किस स्टेज में क्या इलाज करना है। हर बड़े हॉस्पिटल में एक ट्यूमर बोर्ड होता है। ट्यूमर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, सर्जन भी होता है, रेडियोथेरेपिस्ट भी होता है, और जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो हम लोग इकट्ठे बैठ के एक मरीज के बारे में डिसाइड करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट, और उसी को हम देते हैं। तो सर इलाज के साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे, क्योंकि कैंसर में जब कीमोथेरेपी करवाते हैं तो जो मरीज है उसे देखकर डर लगने लगता है, बाल चले जाते हैं, वजन घटता है, साइकोलॉजिकली इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और कमजोरी भी बहुत महसूस होती है। तो इलाज दर्दनाक तो नहीं होता है? नहीं, इसमें दर्दनाक नहीं होता है, लेकिन जो अर्ली स्टेज का मैं बता रहा था, तो सर्जरी के भी कुछ साइड इफेक्ट है कि उसमें यूरिन का कंट्रोल कम हो जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम हो सकती है। रेडिएशन का भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि ब्लैडर के सिम्टम्स और रेक्टम के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे ही जो कीमोथेरेपी जो आप कह रहे हो, बाल वाल झड़ने वाली, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल की जो लेटेस्ट जो दे रहे हैं हम लोग कीमोथेरेपी, उसमें बाल वगैरह नहीं झड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कीमोथेरेपी वगैरह कंट्रोल ही कर सकती है बीमारी, जड़ से नहीं निकाल सकती। जड़ से नहीं निकाल सकते। सर एक सवाल है जो मैं अक्सर डॉक्टर से पूछता ही हूं, क्योंकि मैंने खुद ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है और फिर रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स का जिक्र होता है, रिसर्चर्स मॉलिक्यूलर मार्कर की खोज कर रहे हैं, यानी कि शरीर के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको बहुत सालों पहले ये बता देते हैं कि आने वाले समय में किन किन बीमारियों का रिस्क आपको है। जैसे हमने शुरू में ही कहा है कि ये फैमिली में रन करता है, तो मतलब जीन डेफिनेटली देयर इज अ रोल ऑफ जीन्स। बिल्कुल। और जीनोमिक्स की जो स्टडीज़ आजकल होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, और इसमें क्या जीन का एक पैनल कर दिया जाता है। अब पैनल में 60 जीन्स का पैनल होता है, 100 जीन्स का पैनल होता है। तो अभी तक जो है प्रोस्टेट कैंसर में वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई 2 और 3 जीन्स जो कि कैंसर प्रोस्टेट की एग्रेसिवनेस हमें बताते हैं। और जहाँ तक सवाल आपने जो पूछा है कि यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है एक, और किसी के शरीर में जो हम लोग आजकल केस देख रहे हैं कि किसी को पहले लंग का कैंसर हुआ, बाद में कहीं और कैंसर हुआ, फिर प्रोस्टेट का कैंसर हुआ, तो जो इसको पॉलीजेनिक बोलते हैं, मतलब कि पॉलीसेंट्रिक कैंसर हो सकता है, एक ऑर्गन में हुआ दूसरे में भी हो सकता है। तो एक ब्राका टेस्ट होता है, जो आपने कैंसर ब्रेस्ट के बारे में सुना होगा जी। तो यदि ब्राका टेस्ट किसी का फैमिली हिस्ट्री है
तो उनमें हम एडवाइस करते हैं कि ब्राका टेस्ट करना चाहिए। और ब्राका टेस्ट पॉजिटिव है तो यंग एज में यदि पता लग जाए कि भाई इस आदमी का ब्राका टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके चांसेस हैं ज़्यादा ग्रो करने के। और लेकिन प्रोफिलैक्टिक एक और सवाल है जो आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि हमारे पास पेशेंट यंग एज में आ जाते हैं कि मेरे फादर को कैंसर है, मेरा भी प्रोस्टेट निकाल दो। तो वो बात हम लोग अभी नहीं एडवाइस करते। ब्रेस्ट में हुआ है तो वो जैसे चलता है ना, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ब्रेस्ट में तो लोगों ने ब्रेस्ट निकलवाए भी हैं अपने नॉर्मल पर्सनस ने, लेकिन हमारे प्रोस्टेट में हम नहीं एडवाइस करते हैं क्योंकि प्रोस्टेट की जो सर्जरी है से मेजर ऑपरेशन अलॉन्ग विद सम साइड इफेक्ट्स। हाँ जी। और कैंसर वैसे आपकी बातों से मुझे लगा कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ठीक भी हो सकता है, और अगर लेट स्टेज में भी हो तो चुनौतीपूर्ण ढंग से सही, लेकिन इंसान जीवित रह सकता है, जिंदा रहने की उम्मीद है। एक आंकड़ा भी ये बताता है कि अमेरिका में 31 लाख लोगों में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि तो हुई, लेकिन वो आज भी डॉक्टर से सही समय पर संपर्क कर लिया जाए। तो सर, जो प्रोस्टेट कैंसर से इस वक्त जूझ रहे लोग हैं उन्हें कैसे जागरूक करेंगे? कोई मैसेज अगर आपकी ओर से दर्शकों के लिए हो तो प्लीज। देखिए, दर्शकों के लिए तो हमारा यही एक मैसेज रहता है कि 40-50 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट को नहीं भूलिएगा। एक बार किसी भी क्लिनिक में डॉक्टर या अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जाके प्रोस्टेट का चेकअप करा लीजिएगा। अर्ली डिटेक्शन इज़ द मंत्रा फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। और जिनको कैंसर है उनको भी डरने घबराने की बात नहीं है। एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर इज़ द स्लोएस्ट ग्रोइंग कैंसर इन द बॉडी। तो लोग भगवान से यदि प्रार्थना करें कि मेरे को कौन सा कैंसर दो, तो लोग कहते हैं मुझे प्रोस्टेट कैंसर दो। मतलब ये है कि इसकी जो सर्वाइवल बहुत अच्छी है, और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 20-30 साल पेशेंट्स को मैंने भी देखा है, तो ये पेशेंट बहुत अच्छी सर्वाइव करते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉपर इलाज होना चाहिए। सर, जब ये इंटरव्यू शुरू किया था तो एक डर भरे क्वेश्चन से शुरू किया था और बहुत उम्मीद भरे जवाब के साथ आपको शुक्रिया कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।